हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं आईटी एक्ट 2000 का फर्स्ट पार्ट। इसको हम दो वीडियो में कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में बेसिकली इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और कुछ डेफिनेशन के पार्ट कवर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट दे रखा है। तो आपको पता है कि लेट 90s में जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज़ बढ़ गया, तो साइबर क्राइम का पार्ट भी बढ़ गया, हैकिंग, चीटिंग, इसका पार्ट भी बढ़ गया। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि उसको इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, या इंटरनेट का यूज़ जब भी आप करते हो तो कुछ ना कुछ क्या करते थे, ट्रांजेक्शन क्रिएट करते थे, तो उनको लीगली रिकग्नाइज करना जरूरी था। तो इसलिए आईटी एक्ट 2000 आया। देखिए, वैसे तो बेसिक मॉडल लॉ था जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन के थ्रू अडॉप्ट किया। तो उसी को हमने एक तरीके से क्या करा, उसको फॉलो करते हुए आईटी एक्ट 2000 लेके आए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक मॉडल लॉ था, बोला सेम टू सेम क्या कर लो, आप अप्लाई कर लो। नहीं तो आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज करके अपना खुद का एक्ट लेके आ जाओ। तो आपको पता है कि इंडिया के लिए एक तरीके से आसान था कि मॉडल लॉ लिया और उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करने थे वो चेंजेस किए और आईटी एक्ट 2000 लेकर आ गए। उसके बाद अमेंडमेंट भी आया और आईटी एक्ट 2008 आया, जो कि आगे मैंने कवर किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, शुरू में यही बोल रखा है कि द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बाय रेजुलेशन डेटेड 30 जनवरी 1997 हैज अडॉप्टेड द मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इसको शॉर्ट में कैसे बोल देते हैं, यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ ऑन ई कॉमर्स। फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन, इंडिया पास द आईटी एक्ट 2000 इन मे 2000 विच केम इनटू फोर्स ऑन 17 अक्टूबर 2000। तो देखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ओके, अब देखिए इसके बाद बोल रहा है, Information Technology Act 2000 was made applicable in India with the following objectives। अब पहला क्या था, to give legal recognition to any transaction which is done electronically और यूज ऑफ इंटरनेट। तो आपको पता है कि हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन आजकल करते हैं, हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, हम फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता है कि इंटरनेट का यूज़ तो होता ही होता है। तो लीगल रिकग्निशन देना कि हाँ, आपने पेमेंट किया है, आपने कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन लीगल किया है, जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है या इंटरनेट के यूज़ के थ्रू हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इनका यूज़ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपको पता है। सेकंड, टू गिव लीगल रिकग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर फॉर एक्सेप्टिंग एनी एग्रीमेंट वाया कंप्यूटर। देखिए, अगर मैं इंश्योरेंस भी कराता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मुझे डॉक्यूमेंट देती है, तो आपको पता है कि नीचे लिखा होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड, या साइन वाइन टाइप का आपको दिख रहा होता है। तो एक तरीके से आपको पता है कि उसमें प्राइवेट की और पब्लिक की का यूज़ किया हुआ है। उसके पास अथॉरिटी है कि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। अब वो कहाँ से आया, वो तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, क्योंकि इसकी मीनिंग भी कवर कर रखी है और क्या प्रोसेस है वो भी पूरा का पूरा कवर कर रखा है। थर्ड, टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रिलेटिंग टू स्कूल एडमिशन और रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इस तरीके से दे रखा है, पर आपको पता है कि आजकल मोस्टली सारी जगहों पे ऑनलाइन फॉर्म इनका यूज़ किया जाने लगा है। तो लीगल रिकग्निशन तो सीधा सीधा मिल ही गई है इसमें। ओके, फिर बोल रहा है टू प्रोवाइड लीगल रिकग्निशन फॉर स्टोरेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो आपको पता है कि आजकल जो डेटा है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि जो फिजिकल पेपर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसको कम किया जा रहा है और पेपरलेस सारा का सारा पार्ट होता जा रहा है। टू स्टॉप कंप्यूटर क्राइम एंड प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ इंटरनेट यूजर। तो वो सारा आपको पता है, कंप्यूटर क्राइम कौन कौन से होते हैं मुझे बताने की ज़्यादा नीड है ही नहीं। देखिए, इमेज होती है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसी तरीके से क्या होता है, कई जने फेक आईडी बना देते हैं और जानबूझ के हरेस करते हैं। पोर्नोग्राफी का पार्ट आ गया, ये बहुत सारी चीज़ें आ गई जो कंप्यूटर क्राइम से रिलेटेड हो सकती है। साइबर टेररिज्म भी आपको पता है कि आईटी एक्ट 2008 में इंक्लूड किया गया, तो वो भी इसमें आ गया। सिक्स, टू गिव लीगल रिकग्निशन फॉर कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट बाय बैंकर्स एंड अदर कंपनीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो वही बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे लीगली रिकग्नाइज किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया जाए, तो उसके लिए भी एक तरीके से लीगल रिकग्निशन देना। टू मेक मोर पावर टू आईपीओ आरबीआई इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फॉर रेस्ट्रिक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। तो आपको पता है कि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम होगा, आईटी एक्ट आएगा, तो और भी एक्ट अफेक्ट होंगे, तो उनमें भी जनरली क्या किया गया, अमेंड किए गए, चेंजेस किए गए, वो सारा पार्ट। टू अमेंड द आईपीसी 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो आपको पता है कि इनमें भी अमेंडमेंट किया गया। अब देखिए, बोल रहा है कि कानूनी हिस्ट्री क्या रही है, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो मैंने शुरू शुरू में बताया कि प्राइमरी वो किस पे बेस्ड था, यूनिसेट्रल मॉडल लॉ ऑन ई कॉमर्स, जो कि एक तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या करा, अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन पास करके, और वो एक मॉडल लॉ था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मोस्टली उस पर बेस्ड था। उसमें जो भी मॉडिफिकेशन इंडिया ने करे वो तो करे, आपको पता है, जो भी रूल्स चेंज करे। लेकिन एक मॉडल होता है, मॉडल मतलब क्या होता है, एक रेसिपी है, ठीक है, खाने की, आपको मिल गई, आपने क्या करा, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, वो आपके ऊपर है ना। तो वैसे ही इंडिया ने क्या करा कि एक मॉडल मिल गया, उसके अकॉर्डिंग खुद का क्या कर दिया, एक्ट बना दिया, और उसमें कुछ चेंजेस थे वो कर दिए। और आपको पता है कि साथ साथ अमेंडमेंट तो आता ही रहता है, तो वो अमेंडमेंट भी लेके आया गया 2008 में। तो यहाँ पे यही बोल रहा है,
Attempts were made in year 1998 for introducing law pertaining to IT in India, but the Information Technology Act 2000 was passed only in May 2000. ओके, और आपको पता है कि ये फोर्स में कब आया था? 17 अक्टूबर 2000 को आया था, याद रख लेना। The Government of India has brought major amendments to Information Technology Act 2000 form of IT Act 2008. तो आपको बताया कि अमेंडमेंट लाए गए। Information Technology Act 2008 is the new version of IT Act 2000 and it has provided additional focus on information security. It has added several new sections on offenses including cyber terrorism and data protection. तो और पार्ट जोड़े गए जो कि धीरे धीरे आपको पता चलते जाएंगे। ओके, अब देखिए बोल रहा है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द एक्ट कि ये कहाँ पे एक्सटेंड है। तो जनरली क्या बोल रहा है, होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड है। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, IT Act 2000 also applied to any offense और कॉन्ट्रावेंशन हेयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। तो ये नहीं कि बाहर कोई पर्सन क्या कर रहा है, जानबूझ के फेक आईडीज बना रहा है और यहाँ पे किसी इंडिया के पर्सन को परेशान कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि जानबूझ के क्या कर रहा है, हैकिंग इसका पार्ट कर रहा है। तो वो भी जनरली इसमें लिया गया कि कोई भी ऑफेंस या कॉन्ट्रवेंशन जो IT एक्ट में आता है और इंडिया के बाहर किसी पर्सन ने किया है तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब देखिए स्कोप ऑफ द एक्ट बोल रहा है कि IT एक्ट किन किन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल होता है, किन को छोड़ के। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो बोल रहा है इज एप्लीकेबल टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, इनको छोड़ के। तो एक एक करके कवर कर लेते हैं, सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो देखिए इसमें दे रखा है सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, किसको छोड़ के, चेक को छोड़ के। तो आपको पता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट इसमें आ गया क्योंकि चेक को छोड़ के बोल रहा है। तो वो चेक पे हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो गया, IT एक्ट 2000 का पार्ट एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन बाकी सब पे नहीं हो रहा क्योंकि उसके लिए अलग से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोविजन दे रखा होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी इस पे भी नहीं लग रहा, ट्रस्ट इस पे भी नहीं लग रहा, एक विल की बात कर रहा है इस पे भी नहीं लग रहा। इसी तरीके से बोल रहा है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, इस पे भी नहीं लग रहा। फिर लास्ट बोल रखा है एनी सच क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट और ट्रांजेक्शन एस में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजट। तो टाइम टू टाइम क्या होगा, ऑफिशियल गजट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को या ट्रांजेक्शन को, तो उस पर भी क्या बोलेंगे कि IT एक्ट नहीं लगेगा क्योंकि वो स्पेसिफाइड कर रखा है। तो अभी तक तो ऐसा जनरली है नहीं, आपको पता है कि जैसे जैसे नोटिफाइड किया जाता है वो इंक्लूड होता जाता है। देखिए मेजर डेफिनेशन अंडर IT एक्ट 2000 दे रखा है, तो इसमें एक्सेस दे रखा है। एक्सेस नॉर्मल आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, आप गेन कर रहे हो, आप एंट्री कर रहे हो। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि किस तरीके से आप कंप्यूटर के रिसोर्सेज, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क में एंटर कर रहे हो, किसके थ्रू, लॉजिकली, अर्थमेटिकली, मेमोरी फंक्शन को यूज करके एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, आप सामने वाले के पास जा रहे हो। तो वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप देख पा रहे हो। तो ऐसी डेफिनेशन दी गई है, तो आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड रेलिवेंट नहीं होगी। वैसे देखिए क्या बोल रहा है, अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप ऐसा मेथड या प्रोसीजर यूज कर रहे हो, यानी एक पर्सन क्या कर रहा है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ऑथेंटिकेट करना चाहता है और सामने वाले को भेज रहा है। तो सामने वाला भी क्या करे, एक तरीके से उसको एक्सेप्ट करे। और आपको पता है कि देखो जैसे क्या होता है कि कभी कभी आपके पास क्या होता है, बैंक से मेल आता है ई स्टेटमेंट का। तो ई स्टेटमेंट जैसे खोलते हो तो उसमें पासवर्ड पूछता है। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं कि जो बैंक है वो क्या कर रहा है, किसी ऑथोराइज एजेंसी का यूज कर रहा है, ऑथोराइज एजेंसी का यूज कर रहा है और डिजिटल सिग्नेचर करके दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उस बैंक के पास डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड एक अथॉरिटी है जो कि उसने ऑथराइज एजेंसी से ले रखी है। और आपको वो क्या कर रहा है, मेल या डॉक्यूमेंट जो भी दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है वो दे रहा है, तो उसको लीगल रिकग्नाइज किया जा रहा है किसके थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू, या उस पर डिजिटल सिग्नेचर को अफिक्स करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को क्या ऑथेंटिकेट किया जा रहा है किसके थ्रू, प्राइवेट की, पब्लिक की, इनके थ्रू। तो वो किसके थ्रू हो रहा है, एक डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हो रहा है। देखो जैसे पहले पेपर का यूज होता था तो उसमें क्या होते थे, साइन होते थे। अब आपको पता है कि पेपर का यूज होगा, साइन होंगे, सील लगेगी, तो एक ऑथराइज पार्ट हो गया। वैसे एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे ऑथराइज किया जाएगा, तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू किया जाएगा। प्राइवेट की का मतलब होता है कि आप क्रिएट कर रहे हो। देखिए याद रखिए कि आपको एक पेन ड्राइव मिलती है उस ऑथराइज एजेंसी के थ्रू, जिसमें क्या होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर होता है। तो आप वो सॉफ्टवेयर जैसे क्या करोगे, उसका यूज करके कितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को क्या कर सकते हो, ऑथराइज कर सकते हो और सामने वाले को दोगे। तो सामने वाला भी क्या करेगा, पासवर्ड को यूज करके ही क्या करेगा, उसको ओपन करेगा। तो एक प्राइवेट की होती है जिसके थ्रू क्रिएट किया जाता है और एक पब्लिक की होती है जिसके थ्रू क्या होता है, वेरीफाई किया जाता है। ये पार्ट होता है। उसी तरीके से क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन होते हैं, उनका भी यूज किया जाता है। तो ये सारे थोड़े क्या हो गए, कंप्यूटराइज लैंग्वेज हो गए, वर्ड हो गए, तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत होगी भी नहीं। तो it means a system of secure key pair consisting of a private key for creating a digital signature and a public key to verify the digital signature। तो याद रखना कि बस आपको याद रखना है
प्राइवेट की जिससे एक तरीके से क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होता है, जो कि एक कंपनी, बैंक या किसी भी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन के पास होता है, जो कि उसने किससे लिया है, किसी ऑथराइज्ड एजेंसी से ले रखा है, जो कि ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो आपको पता है कि आपको मिल गया। अब आप क्या कर सकते हो, आगे किसी भी क्लाइंट को, कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। कस्टमर कैसे वेरीफाई करेगा, तो जनरली कस्टमर के पास भी पासवर्ड आएगा। तो ये स्टेटमेंट आप कैसे खोलोगे, आपके पास पासवर्ड आता है। पासवर्ड क्या होता है, जनरली आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, इस तरीके से मिक्स पार्ट होता है, जो कि आपको मेल में बता दिया जाता है। ओके, तो ये क्रिप्टो सिस्टम है जो कि कोई और यूज ना कर सके। तो कंपनी के पास क्या होती है, प्राइवेट की होती है, जिससे वो क्रिएट करती है डिजिटल सिग्नेचर को, और पब्लिक की जिससे आपको पता है कि वो वेरीफाई हो जाता है। तो प्राइवेट की क्रिएट करने के लिए और पब्लिक की वेरीफाई करने के लिए होता है। कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर का आपको मतलब पता ही है, पढ़ के देख लेना। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, सारी डिवाइस हो गई या कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस हो गए जिसमें इनपुट आउटपुट सपोर्टेड डिवाइसेज आ जाती है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि कैलकुलेटर को एक्सक्लूड किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो प्रोग्रामेबल नहीं होता। तो जितने भी पार्ट प्रोग्रामेबल होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे यही बोल दिया कि which are not programmable and capable of being used in conjunction with external files which contain computer programs, electronic instruction। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि डिवाइसेज या कलेक्शन ऑफ डिवाइसेज आती है जिसमें इनपुट और आउटपुट सपोर्ट डिवाइस आती है, लेकिन कैलकुलेटर नहीं आता। लेकिन इसमें क्या आता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनपुट डेटा होता है, आउटपुट डेटा होता है, दैट परफॉर्म लॉजिक, अर्थमेटिक, डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड अदर फंक्शन। ये सारे के सारे पार्ट इसमें होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर मैंने आपको बता दिया कि ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय ए सब्सक्राइबर बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, जो कि आगे आएगा, पूरा सेक्शन 3 का प्रोविजन आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट किसके थ्रू किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू किया जाता है। कौन करेगा, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन होगा, जिसने एजेंसी से वो डिजिटल सिग्नेचर लिया है, ठीक है, यानी उसका एक तरीके से सॉफ्टवेयर लिया है, ताकि हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर सके वो डॉक्यूमेंट और उसको ऑथेंटिकेट कर सके। क्लाइंट तो नहीं, तो ऐसे तो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ले सकता है, लेकिन आपको पता है कि जरूर थोड़ी सारे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो। तो जिस पे डिजिटल सिग्नेचर होगा तो इसका मतलब उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अगर कोई एडिट करेगा तो भी पता चल जाएगा कि इस पर्सन ने एडिट किया है या उसमें छेड़छाड़ की है। ओके, फिर दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है, डेटा रिकॉर्ड और डेटा जनरेटेड, इमेज और साउंड स्टोर्ड। अब देखिए सिंपल सा पार्ट है, रिसीव्ड और सेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश। तो आपको पता है कि जैसे व्हाट्सएप से क्या करते हैं, हम किसी को डॉक्यूमेंट भेजते हैं, वो सारा पार्ट आ गया। आजकल तो आप देखोगे सारी की सारी सर्विसेज, जैसे मैंने एचपी का लैपटॉप लिया तो मैं व्हाट्सएप सपोर्ट सर्विस भी ले सकता हूँ। तो कोई भी मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो मैं उनको बोल सकता हूँ, मुझे प्रोवाइड कर देंगे। वैसे अभी मैंने एक डिजिट कंपनी से इंश्योरेंस कराया अपना व्हीकल का, तो उन्होंने मुझे जो डॉक्यूमेंट दे दिया ऑटोमेटिकली, वो किस में दे दिया, व्हाट्सएप पे भी दे दिया, मेल पे भी भेज दिया। तो जो भी जो इंश्योरेंस मैंने कराया था उसका कागज आप बोल सकते हैं कि वो कहाँ भेज दिया, पेपरलेस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली मुझे भेज दिया गया, और उस पर डिजिटल सिग्नेचर भी हो रखा था। तो वो ऑथेंटिकेटेड था, तो उस पर साइन की कोई अलग से नीड नहीं थी, या कोई कंपनी के स्टैम्प की अलग से नीड नहीं है। आपको पता है कि आप दिखाओगे ट्रैफिक पुलिस को तो वो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा, यही बात रहेगा। तो आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर मतलब क्या हो गया, जो जनरली क्या करता है, जो भी ये रिकॉर्ड्स हो गए इलेक्ट्रॉनिक या ट्रांजेक्शन्स हो गए, उसको सेंड करता है, जनरेट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है उसको भेज रहा है या भेजेगा, वो आ गया। लेकिन बोल रहा है कि इसमें इंटरमीडियरी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ओरिजिनेटर का मतलब ये होता है, अगर आप व्हाट्सएप पे देखते हो तो फॉरवर्डेड लिखाता है। फॉरवर्डेड कब लिखाता है, जब आपको कोई मैसेज आता है आप किसी और को भेज देते हो, तो आप तो इंटरमीडियरी हो गए। लेकिन जिसने ओरिजिनेट किया है, जिसने बनाया है, या जिसने एक तरीके से अपनी गैलरी में से लिया, उसको बोला जाएगा ओरिजिनेटर, क्योंकि वो सर्कुलेट कर रहा है। ओके, तो उसने आपको दिया, आपने दूसरे को दिया, तो आप इंटरमीडियरी हो, लेकिन उसने आपको दिया तो वो ओरिजिनेटर है, क्योंकि उसने सबसे पहले आपको दिया है, उसने कहीं से फॉरवर्डेड नहीं लिया है। ये पार्ट होगा। वैसे डिजिटल सिग्नेचर आप देखो, आपको डिटेल में दे रखा है, तो मीनिंग तो मैंने बता दी, वही आपको दे रखी है। फिर देखो बोल रहा है बिफोर गोइंग इन डिटेल्स, हमें ये पता करना पड़ेगा कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले आ रखा है व्हाट इज ए डिजिटल सिग्नेचर। तो देखिए इसमें ये बोल रहा है कि एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, जो कि क्या कॉन्सेप्ट ले रहा है कि ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड साइनिंग जो भी पार्ट होता है उसका एक कॉन्सेप्ट ले रहा है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है एंड टर्न इट इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट और कोडेड मैसेज यूनिक टू बोथ द डॉक्यूमेंट एंड द साइनर एंड बाइंड बोथ ऑफ देम टुगेदर। तो आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है उसने साइन कर रखा है, ओनर ने साइन कर रखा है, किसके थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। तो आपको पता है कि उसने अपना फिंगरप्रिंट एक तरीके से असाइन कर दिया है। द डिजिटल सिग्नेचर एंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द साइनर
एनी चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट आफ्टर इट इज साइन इनवैलिडेट द सिग्नेचर देयर बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सिग्नेचर फॉर्जरी एंड इन्फॉर्मेशन टेम्परिंग। तो आपको पता है कि एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है कि कोई भी सिग्नेचर जाली नहीं कर सकता। कभी कभी क्या होता है कि जो मेन ऑथोराइज पर्सन है, ओनर है, वो अगर आप पेपर वाले पार्ट में देखोगे कि उसने साइन नहीं कर रखा, कोई और साइन कर देता है उसके बेसिस पे, तो जाली साइन कर लेता है। तो यहाँ पे वो चांसेस बनते ही नहीं है। एक बार मैं नगर निगम गया था क्या बनवाने, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने गया था, तो एक पर्सन था ही नहीं जो कि डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड पेन ड्राइव लेके नहीं आया। तो वो बोला कि दूसरा पर्सन बोला मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, मेरे पास अथॉरिटी है ही नहीं, क्योंकि पासवर्ड उसके पास ही पड़ा हुआ है और उसके पास ही क्या है, वो पेन ड्राइव पड़ी हुई है जिसमें जो कोडेड पासवर्ड जनरली ये अप्लाइड है। तो तब जाके वो क्या कर सकता है, उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। तो वो पर्सन ही कर सकता था, वो आया नहीं हुआ था, तो मुझे अगले दिन वापस जाना पड़ गया और मुझे तब जाके वो मिला मैरिज सर्टिफिकेट। लेकिन मुझे नहीं मिलता, यानी उससे पहले मुझे नहीं मिलता। तो वो पर्सन था ही नहीं जिसके पास एक तरीके से क्या थी, अथॉरिटी थी। तो ये बोला डिजिटल सिग्नेचर हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू सस्टेन साइनर ऑथेंटिसिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म। ये नहीं कि बार बार इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को चेंज किया जाए। तो आपको पता है कि वो चेंज नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि वो ऑथोराइज्ड है। वो ऑथोराइज पर्सन ही चेंज कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उसमें जो भी चेंजेस अल्टरेशन करने हैं वो पर्सन ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये बोल रहा है कि कौन इशू करता है, तो यहाँ पे बोल रखा है सर्टिफाइड अथॉरिटी इशू करती है। अब देखिए बोल रहा है कि साइन बाय द सीएस प्राइवेट की, तो सर्टिफाइड अथॉरिटी की प्राइवेट की उसके थ्रू साइन होता है, क्रिएट होता है। ए डिजिटल सिग्नेचर टिपिकली कंटेन्स द ओनर्स पब्लिक की, ओनर्स नेम, एक्सपायरेशन डेट ऑफ पब्लिक की, नेम ऑफ इशूअर, दैट द सीए दैट इशूड अ डिजिटल आईडी। तो आपको पता है कि इशूअर का नेम, तो इसका मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी का नेम, उसकी डिजिटल आईडी होती है, वो जनरली होगा। और जो मेन ओनर है, जैसे मैंने बताया कि बैंक का आपको स्टेटमेंट दे रखा है, तो बैंक का नेम, एक्सपायरेशन डेट कब हो रही है वो पार्ट आ गया, सीरियल नंबर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर आ गया, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ इशूअर, तो वो सारा पार्ट इसमें होता है। डिजिटल सिग्नेचर्स डेप्लॉय द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है कि जो ओनर है उसके पास पब्लिक की होती है, वो जनरली क्या करेगा, आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। तो आपको भी एक तरीके से क्या बोलेगा कि आपको पासवर्ड पुट करना है, तब जाके आप क्या करोगे, वो डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाओगे। कभी कभी ऐसा भी होता है। वेदर डिजिटल सिग्नेचर इज परमिटेड और रिकॉग्नाइज इन इंडिया, तो बोल रहा है हाँ है। जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न देखोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि नीचे डिजिटल सिग्नेचर एक तरीके से दिया हुआ होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसमें भी दे रखा है, कंपनीज एक्ट 2013 में भी दे रखा है। कह रहा है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू साइन देयर डॉक्यूमेंट बाय मीन्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ओनली। तो कंपनी के डायरेक्टर सिर्फ किसका यूज कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इफ वन फाइल हैज इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, ही डज नॉट नीड टू सबमिट ए फिजिकल कॉपी ऑफ द रिटर्न। तो इसका मतलब क्या है, जिसने इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर लिया इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में, तो उसको फिजिकल कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। वाइल इन केस ऑफ पेपर बेस्ड सिग्नेचर, one need to physically submit the printed copy of filed up form along with the copy of provisional acknowledgement number of e-return। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपने मैनुअली सारा पार्ट किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्नोलेजमेंट नंबर के साथ वो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और उसको सबमिट भी करना पड़ेगा पोस्ट के थ्रू या किसी भी प्राइवेट कोरियर सर्विस के थ्रू आपको वहां पर भेजना भी पड़ेगा। जैसे बैंगलोर है तो बैंगलोर में डिस्पैच करना पड़ता है रिटर्न को, तो वो पार्ट आ गया। तो आपको पता है कि वो पेपरलेस हो गया सारा का सारा पार्ट। अब देखिए बोल रहा है प्रोविजन रिलेटिंग टू डिजिटल सिग्नेचर एंड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, क्योंकि एक तरीके से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर बोल देना सही रहता है सारा का सारा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एज पर सेक्शन 3 ऑफ आईटी एक्ट 2000 एज अमेंडेड, एनी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर, जो कि आपने मीनिंग में कवर किया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी इफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। आपको पता है कि वो लैंग्वेजेस होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है। अब देखिए सी प्लस प्लस, जावा, HTML, ये सारी लैंग्वेजेस का यूज करके क्रिप्टो सिस्टम बना दिया जाता है, जो कि एक तरीके से एनक्रिप्ट होता है। उसमें आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट जा रहा है वो बीच में किसी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। जब आप व्हाट्सएप में क्या करते हो, कॉल करते हो किसी को, तो लिखा हुआ जाता है कि ये जो कॉल है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, कि वो सामने वाले के पास ही जाएगी और बीच में किसी भी यूजर के पास नहीं जाएगी। वो बात अलग है कि यूज कर ले, उसका हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वो क्रिप्टो सिस्टम है, उसमें एनक्रिप्टेड पार्ट है। एंड हैश फंक्शन विच एनवलप्स एंड ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इनटू अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हैश फंक्शन का मतलब क्या है, जो कि एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। इट मीन्स एन एल्गोरिदम मैपिंग और ट्रांसलेशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ बिट्स इनटू अनदर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बिट दूसरी बिट में ट्रांसफर हो रही है। तो जनरली बोल रहा है कि ये बोल रहा है जनरली स्मॉलर सेट नोन एज हैश रिजल्ट,
such that an electronic record yield the same hash result every time the algorithm is executed with the same electronic record as its input, making it computationally infeasible. अब देखिए, ए में बोल रहा है टू डिराइव और रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फ्रॉम द हैश रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय एल्गोरिदम। आपको पता है कि एक एल्गोरिदम सेट कर दिया गया, एक हैश रिजल्ट आ गया, जिसके थ्रू आपको पता है कि जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको ये नहीं कि आप रिकंस्ट्रक्ट कर सको या आप वापस से उसको बना सको, कोई भी अल्टरेशन नहीं कर सकता। दैट टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन प्रोड्यूस द सेम हैश रिजल्ट यूजिंग द एल्गोरिदम। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, तो मेकिंग इट कंप्यूटेशनली इनफिजिबल, तो आपके लिए इनफिजिबल है, आप फिजिबल नहीं है आपके लिए। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आया है उसको आप अल्टर नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जो पब्लिक की है वो ओनर के पास है, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है वो ओनर के पास है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप उसका यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है और उसमें हैश रिजल्ट का यूज किया गया है, जिसमें डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड है, एक कोड से दूसरे कोड में जा रहा है। Any person by the use of public key of the subscriber can verify the electronic record. Here the private key and public key are unique to the subscriber and constitute a functioning key pair. तो इसका मतलब दोनों का पेयर हो रहा है, प्राइवेट और पब्लिक का। प्राइवेट की से मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्रिएट किए जाते हैं, और पब्लिक की से क्या किया जाता है, वेरीफाई किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। यहाँ पे ये बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो कि किसके अकॉर्डिंग दे रखा है, सेक्शन 3A के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो देखिए इसमें जनरली यही बोल रहा है कि आईटी एक्ट जो अमेंडमेंट आया था 2008, उसमें जनरली इसके प्रोविजन बताए गए थे, और ये बोल रहा है कि ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा है कि किस तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक का यूज़ किया गया है, वो कब रिलायबल मानी जाएगी। तो ये बोल रहा है कि जो भी सिग्नेचर क्रिएशन डेटा या ऑथेंटिकेशन डेटा है आर विद इन द कंटेक्स्ट इन विच दे आर यूज लिंक टू द सिग्नेटरी और एज द केस में बी द ऑथेंटिकेटर एंड टू नो अदर पर्सन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कागज़ दिया तो उस पर डिजिटल सिग्नेचर नीचे हो रखे हैं, तो वो किसी ऑथराइज पर्सन नहीं तो किए होंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी ही होगा, सीधी सी बात है। उसके कंट्रोल में ही जो पार्ट होगा, तो अगली लाइन में क्या बोल रहा है, अंडर द कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिंक टू द सिग्नेटरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिग्नेटरी, और किसी अदर अनऑथराइज पर्सन के पास नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से अगर कोई अल्टरेशन किया जा रहा है तो उसकी ऑथोरिटी भी होनी चाहिए उसके पास। एनी अल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। तो सीधी सी बात है, जैसे ही सिग्नेचर हो गया उसके बाद कोई भी अल्टरेशन किया जा रहा है तो वो भी ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। एनी अल्टरेशन टू इन्फॉर्मेशन मेड आफ्टर इट्स ऑथेंटिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ऑथेंटिकेशन हो गया था, उसके बाद अल्टरेशन किया जा रहा है तो वो कौन करेगा, ऑथोराइज पर्सन ही कर सकता है। एंड इट फुलफिल सच अदर कंडीशन विच में बी प्रिस्क्राइब। तो कौन, कोई अनऑथराइज पर्सन नहीं होना चाहिए, इसमें ये बोल रखा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन टी में दे रखा था। डेटा रिकॉर्ड और डेटा जनरेटेड, इमेज और साउंड स्टोर्ड बोल रखा है, रिसीव्ड और सेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश। तो आपको पता है कि ईमेल के थ्रू, जैसे हम बोलते हैं जीमेल, याहू, इनका यूज़ करके, क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करके आपके पास डॉक्यूमेंट आते हैं, आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं, किसी न किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में आई जाएंगे। इमेज हो सकता है, साउंड हो सकता है, कोई ऑडियो, कोई रिकॉर्ड हो सकता है, कोई डेटा कोई सा भी हो सकता है। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, देखो आपको मैंने बताया था वो एक तरीके से एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है और हैश फंक्शन का यूज़ किया जाता है। हैश फंक्शन मतलब क्या हो गया, एक एल्गोरिदम मैपिंग है जिसमें एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में डेटा जाता है, जो कि जनरली किस में होता है, बिट में होता है, जिसको हैश रिजल्ट बोला जाता है। तो ये सारा पार्ट आपको दे रखा है, ऊपर के पार्ट में आ गया, सेम टू सेम वापस से लाइन आ गई, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बोल रहा है कि लीगल रिकग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या है, सेक्शन 4 में जनरली इसका पार्ट दे रखा है। इसमें क्या बोल रहा है, तो देखिए इसमें बोल रहा है एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट इन्फॉर्मेशन और एनी अदर मैटर शैल बी इन राइटिंग और इन द टाइप रिटन और प्रिंटेड फॉर्म देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सच लॉ such requirement shall be deemed to be have been satisfied if such information or matter is rendered or made available in an electronic form and accessible so as to be usable for a subsequent reference। देखिए अगर किसी लॉ में बोल दिया कि जो डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न में होना चाहिए, टाइप राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, तो आपको पता है कि अगर जैसे आईटी एक्ट है उसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट किया जा सकता है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर का पार्ट है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सब्सीक्वेंट रेफरेंस के लिए भी काम में आ जाएंगे, और सीधी सी बात है वो सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया हुआ माना जा रहा है। ये नहीं कि उसको इलीगल ठहराया जा रहा है, क्योंकि आईटी एक्ट इसलिए बना है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको लीगलाइज करे, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लीगल ट्रांजेक्शन के फॉर्म में दिखाया जाए। तो वो क्यों दिखाया जा रहा है,
क्योंकि आपको पता है कि दूसरे लॉ में बोल रखा है कि डॉक्यूमेंट रिटर्न में होना चाहिए, टाइप रिटन फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ पेपर का यूज़ करोगे। आपको पता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करवा सकते हो और वो भी एक तरीके से लीगल प्रूफ माना जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि वो लीगल रिकग्निशन हो रही है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सच लॉ का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि देखिए किसी लॉ में पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिक प्रोविजन अलग से दे रखा है तो बात अलग है। अगर अलग से कोई और चीज़ भी दे रखी है ऐड करके तो आपको उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं दे रखा तो आपको पता है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो भी सब्सीक्वेंट रेफरेंस के लिए सही माना जाएगा और लीगली रिकग्नाइज किया जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो आपको पता है कि अगर किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी ने, बॉडी ने, एजेंसी ने आपको बोल रखा है कि आपको डॉक्यूमेंट को ऐसे फाइल करना है, आपको इस फॉर्म में पर्टिकुलर फाइल करना है। जैसे आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो, आपको जैसे मैंने इंश्योरेंस का पार्ट बताया, आपको पता है कि जैसे आपकी आरसी क्रिएट होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी भी पार्ट, आरओसी होता है, कंपनी के रजिस्ट्रार पे आप क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते हो। तो वो सारा पार्ट होता है। तो आपको पता है कि किसी ऑथराइज एजेंसी के थ्रू, ऑफिस, बॉडी या एजेंसी जिसने ओन कर रखा है या गवर्नमेंट के थ्रू एक तरीके से वो एजेंसी, बॉडी, ऑफिस ओन्ड है, तो उन्होंने पर्टिकुलर फॉर्म बता रखा है, आप उसके थ्रू भर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, सामने वाला आपको स्लिप प्रोवाइड कर रहा है, आपके पास रिसिप्ट भी आ रही है, तो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में आ रही है, तो उसका यूज़ आराम से किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही पता रखा है, पढ़ के देख लेना, ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा। फिर देखिए उसके बाद बोल रखा है आपको रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इसमें क्या बोल रहा है, सेक्शन 7 ऑफ आईटी एक्ट 2000 प्रोवाइड्स फॉर रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन शैल बी रिटेन्ड फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड, then that requirement shall be deemed to have been satisfied if such document, record or information are retained in electronic form, provided the information contained therein remain accessible so as to be usable for a subsequent reference। आपको पता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल करी तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पड़ी रहेगी। कब तक पड़ी रहेगी, जो कि उन्होंने एक्ट में दे रखा है कि वो इतने सालों तक उसको होल्ड करेंगे। तो पर्टिकुलर किन टाइम पीरियड तक, वो तो जनरली लॉ में दे रखा है, एक्ट्स में दे रखा है कि वो कितने सालों तक उसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चाहे तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि कितने सालों तक रिकॉर्ड रखेंगे वो थोड़ी पता है। पर आपको आता है कि आजकल क्लाउड स्टोरेज और बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल पार्ट हो गया है, तो पेपर जो रिलेटेड होते थे पहले, तो फाइलें बहुत सारी मेंटेन की जाती थी, लेकिन आपको पता है कि वो फाइलें कहाँ तक संभाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो जो पार्ट आ गया वो क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिकली सेव करने का पार्ट आ गया। तो वो तो आराम से बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है। टीबी में डेटा चले गया, 1 टीबी, 2 टीबी, 3 टीबी, उससे भी ज़्यादा टीबी आपको पता है, तो आराम से वो सेव हो सकता है काफ़ी टाइम पीरियड तक। अब वो तो लॉ में दे रखा है कि कितना पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, अलग अलग लॉ में दे रखा है। द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन इन द फॉर्मेट in which it was originally generated, sent or received, or in a format which can be demonstrated to represent accurately the information originally generated, sent or received. See the details which will facilitate the identification of the origin, destination, date and time of dispatch or receipt of such electronic record are available in the electronic record। आपको पता है कि आगे जो टाइम ऑफ डिस्पैच भी आएगा या रिसिप्ट आएगा कि हमने किसी को भेजी। अगर आपको पता है कि आप व्हाट्सएप पे किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजते हो, टिक हो जाता है, फिर दूसरा टिक हो जाता है, तो आपको पता है कि उसके पास चले गया, ब्लू आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसने वो रिट्रीव कर ली, उसने वो देख ली है। ओके, तो हमें पता है कि जैसे ही हमने उसको इन्फॉर्मेशन भेज दी, डबल टिक हो गया, तो हम यही मानेंगे कि सामने वाले के पास इन्फॉर्मेशन चली गई है और सामने वाला क्या कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ चुका होगा। तो इसलिए कंडीशंस भी इसमें कवर है। इसमें ये भी बता रखा है कि किस टाइम डिस्पैच माना जाएगा, किस टाइम रिसिप्ट माना जाएगा, जो कि आगे आएगा। फिर देखिए बोल रहा है, provided that this clause does not apply to any information which is automatically generated solely for the purpose of enabling an electronic record to be dispatched or received, these provisions will not apply to any law that expressly provide for the retention of document, record or information in the form of electronic record। तो ये बोल रहा है कि ये प्रोविजन उन पर अप्लाई नहीं होगा जिन लॉ में स्पेसिफिकली बोल रखा है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट को रिटेन किया जाएगा, तब आईटी एक्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक लॉ के प्रोविजन लगे हुए हैं। ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिसमें सेक्शन 7A की बात कर रहा है कि there is a provision of audit of document, record or information. That provision shall also be applicable for audit of document, record or information maintained in the electronic form। तो जहाँ पे बोल रखा है कि डॉक्यूमेंट की ऑडिट की जाएगी, तो जरूरी नहीं कि जो पेपर वाले डॉक्यूमेंट की ऑडिट की जाएगी, जो पेपरलेस है यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसकी भी ऑडिट की जा सकती है। तो ये सेक्शन 7A में बोल रखा है। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसमें बोल रहा है सेक्शन 10A से रिलेटेड कि it provides that wherein a contract formation, the communication of proposal, the acceptance of proposal, the revocation of proposal and acceptance
are expressed in electronic form or by means of an electronic record, such contract shall not be deemed to be unenforceable solely on the ground that such electronic form or means are used for that purpose. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का यूज़ किया गया, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि हम इसको ऑथेंटिकेट नहीं करवा रहे हैं, या जो आपने प्रपोजल दिया है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। या एक्सेप्ट किया भी हुआ है और बाद में क्या बोलोगे, नहीं ये तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ये तो पेपर फॉर्म में है ही नहीं, इसलिए हम इसको मानेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सामने वाली पार्टी मुकर नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि उसने एक्सेप्ट किया है, उसने एक तरीके से साइन भी किया है। देखिए, अगर मेरे पास अनअकैडमी का एग्रीमेंट आता है, तो जनरली क्या होता है कि वो हमें फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि साइन भी कर लेता हूँ। तो मेरे जो भी ऑथेंटिकेटेड साइन है, मैं साइन भी कर लेता हूँ, उसमें पर्टिकुलर फॉर्म भी फिल कर लेता हूँ, फिर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, वो मुझे डॉक्यूमेंट भेजते हैं, यानी पीडीएफ जो मैंने एक्सेप्ट किया है वो वापस मुझे भेज देते हैं कि हाँ आपने साइन कर ली है। तो उनके पास भी एक तरीके से जो पेंडिंग पार्ट था वो पूरा का पूरा अप्रूव हो जाता है, और मेरी तरफ से भी अप्रूव हो जाता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। जब तक मैं उस पर साइन नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, तो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया हुआ नहीं माना जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, कि मैंने उसको रिट्रीव कर लिया, पा लिया, उसके बाद मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उस पर अपने साइन कर लिए, ऑथेंटिकेट कर दिया, सामने वाले ने भी एक तरीके से अप्रूव कर लिया, क्योंकि उनके पास तो एक तरीके से सॉफ्टवेयर ये होता है, तो फटाफट से मेरे पास मैसेज आ जाता है, एक ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज आ जाता है। एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 11 बोल रखा है it provides that an electronic record shall be attributed to the originator if it is was sent by the originator himself or by a person who had the authority to act on behalf of originator in respect of that electronic record। आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में जरूरी नहीं कि ओरिजिनेटर खुद भेजे, उसके बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है जो कि जनरली क्या कर रहा होता है, मैसेज भेज रहा होता है, ईमेल भेज रहा होता है, और बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली। कभी कभी आप देखते हो कि जब आप व्हाट्सएप पे या एफबी पे मैसेज करते हो तो एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड मैसेज आता है कि हम आपको 24 आवर में सर्विस प्रोवाइड कर देंगे या 48 आवर में सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, आपको जो भी मैसेज है वो मिल जाएगा, थैंक यू कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली मैसेज आता है क्योंकि आपने ओरिजिनेटर को भेजा है। जैसे अगर मैं एचपी के सर्विस सेंटर पे बोलूँगा, व्हाट्सएप करूँगा, तो पता है कि वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एक मैसेज आता है। आप एफबी पे भी मैसेंजर पे करते हो किसी कंपनी को या ब्रांड को, तो ऑटोमेटिकली मैसेज आता है। तो आपको पता है कि वो ओरिजिनेटर ने किया है, और आप वो एक तरीके से प्रूफ के फॉर्म में रख सकते हो कि देखो इस कंपनी ने मुझे ये जवाब दिया है। तो ये नहीं मुकर, सामने वाली कंपनी मुकर नहीं सकती कि नहीं हमने तो दिया नहीं, ये तो एक तरीके से बोट था या रोबोट का यूज़ किया गया था, हमने तो किया नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड मैसेज है, तो वो एक ऑथोराइज पर्सन ने ही किया, एक ओरिजिनेटर ने ही किया है। तो ऑथेंटिकेशन किसके थ्रू होगा, ओरिजिनेटर के थ्रू होगा, या उसके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी हो सकता है अगर उसको ऑथोराइज किया गया है तो। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर आपके पास आया तो आपको पता है कि आप रिसिप्ट को एक्नॉलेज कर सकते हो। वहाँ पे बोल रहा है वेयर द ओरिजिनेटर हैज़ नॉट एग्रीड दैट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बी गिवन इन ए पर्टिकुलर फॉर्म और बाय अ पर्टिकुलर मेथड, एंड एक्नॉलेजमेंट में बी गिवन बाय एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी ऑटोमेटेड और अदरवाइज, और any conduct of the addressee sufficient to indicate to the originator that the electronic record has been received। तो इसका मतलब अगर मुझे इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है तो मैंने साइन कर लिया, मैंने फ़ोन पे बता दिया कि हाँ मुझे रिसीव हो गया है, तो मैंने सामने वाले को कम्युनिकेट कर दिया, यानी एड्रेसी ने सामने वाले एड्रेसर को, सामने वाले ओरिजिनेटर को कम्युनिकेट कर दिया है कि हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। Where the originator has stipulated that the electronic record shall binding only on receipt of an acknowledgement of such electronic record by him, then unless acknowledgement has been so received, the electronic record shall be deemed to have been never sent by the originator। देखिए जहाँ पे ओरिजिनेटर ने बोल दिया कि जब तक मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती, एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या हो गया कि जिस पर्सन ने एक्सेप्ट किया है वो सामने वाला हाँ सहमति दे रहा है कि हाँ मुझे मिल चुका है, तब तक वो बाइंडिंग नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इसका मतलब ओरिजिनेटर क्या बोल रहा है कि पहले मुझे आप एक्नॉलेजमेंट दो कि हाँ आपको मिल चुका है। देखिए पहले क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे तो आपने भर ली, लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट भी बैंगलोर में सबमिट करनी पड़ती थी। आजकल तो क्या है, पैन और आधार कार्ड लिंक हो गया है, तो आप देखो जैसे आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर देते हो तो आपको बैंगलोर भेजने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर पहले मैं मैनुअली बोलता था तो उसके इसमें क्या था कि जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल कर ली, उसकी एक्नॉलेजमेंट आती थी और मुझे सबमिट करनी पड़ती थी, तब तक वो रिटर्न फाइल की भी नहीं मानी जाती थी। ओरिजिनेटर बोलेगा कि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करी, वो डीम टू बी एक्सेप्ट मानेगा ही नहीं। और ओरिजिनेटर ये भी बोलेगा कि मैंने तो कभी सेंड की ही नहीं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन थी, वो ऐसे बोल देगा। तो आपको पता है कि वो कब एक्सेप्ट की भी मानी जाएगी, जब तक कि वो एक्नॉलेजमेंट नहीं ले लेता। तो ये पार्ट है कि जब तक किसी केस में अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं ले लेता तब तक वो उसको सेंड किया हुआ नहीं मानेगा। अगर किसी केस में उसने स्पेसिफिकली बोल रखा है, ठीक है,
where the originator has not stipulated that the electronic record shall be binding only on receipt of such acknowledgement, and the acknowledgement has not been received by the originator within the time specified or agreed or within a reasonable time, then the originator may give notice to the addressee stating that no acknowledgement has been received by him and specifying a reasonable time by which the acknowledgement must be received by him. And if no acknowledgement is received within the aforesaid time limit, he may, after giving notice to the addressee, treat the electronic record as though it has never been sent. तो सीधी सी बात है, एड्रेसी ने क्या करा, कोई एक्नोलेजमेंट दी नहीं या कोई रीजनेबल टाइम स्पेसिफाई नहीं करा, तो उस केस में जो ओरिजिनेटर है वो मान सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो मैंने सेंड किए ही नहीं है, क्योंकि जो सामने वाला एड्रेस है उसने कोई रिप्लाई दिया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनेटर ने कुछ स्टिपुलेट किया ही नहीं, पहले से बताया ही नहीं कि अगर आप एक्नॉलेजमेंट दोगे या नहीं दोगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो उस केस में बोल रखा है कि ऐसा माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजे ही नहीं गए हैं। फिर देखिए बोल रहा है टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें आप पढ़ के देखना, नॉर्मल सा पार्ट बोल रखा है कि जब भी टाइम और प्लेस की बात कर रहा है कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्पैच होगा या कैसे रिसिप्ट हो गया, तो यहाँ पे बोल रहा है अनलेस एग्रीड अदरवाइज बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड द एड्रेसी द डिस्पैच ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अकर्स व्हेन इट एंटर्स ए कंप्यूटर रिसोर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनेटर। तो इसका मतलब ओरिजिनेटर ने इन्फॉर्मेशन भेज दी, रिकॉर्ड भेज दिया, जैसे मैंने आपको मेल भेज दिया, तो मैं एक ओरिजिनेटर हूँ, मैंने आपको मेल भेजा तो आपके पास मेल आ चुकी है। अब मुझे पता है कि वो आपकी पर्सनल मेल है, आप कभी भी खोल सकते हो, आपके पास कंप्यूटर पड़ा है, आपके पास मोबाइल पड़ा है, तो आपको मैंने डेजिग्नेट कर दी है, यानी आपके पास एक कंप्यूटर रिसोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैंने आपको भेज दिया, तो मैं कब मानूंगा कि जैसे ही मैंने आपको वो सबमिट कर दी, ओरिजिनेटर ने दे दी। इफ द एड्रेसी हैज डेजिग्नेटेड ए कंप्यूटर रिसोर्स फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, रिसिप्ट अकर एट द टाइम when the electronic record enters the designated computer resource, or if the electronic record is sent to a non-designated computer resource of the addressee, receipt occur at the time when the electronic record is retrieved by the addressee। देखो अब मेरे पास मोबाइल है, आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया तो मुझे पता है कि वो मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे पास मेल है तो आपको पता है कि हमेशा जीमेल खुली हुई रहती है, तो मेल आ गया तो इसका मतलब सामने वाले ने भेज दी है। ओके, लेकिन अगर वो मेरा पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता, वो कंपनी का होता, तो जब मैं अगले दिन ऑफिस में आता, जब मैं मेल से लॉग इन करता, साइन इन करता, उसके बाद ही एक तरीके से मेरी रिट्रीव की भी मानी जाएगी। तो बोल रहा है कि अगर वो नॉन डेजिग्नेटेड है, आपका खुद का पर्सनल नहीं है कंप्यूटर रिसोर्स, तो रिसिप्ट कब मानी जाएगी, जब वो मेरे पास रिट्रीव हो जाएगी। रिट्रीव कब होगी, जब मैं लॉग इन करूंगा, साइन इन करूंगा, पासवर्ड डालूंगा, उसके बाद मैं जैसे मेल देखूंगा फिर मुझे पता चल जाएगा। इफ द एड्रेस हैज नॉट डेजिग्नेटेड ए कंप्यूटर रिसोर्स अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड टाइमिंग, इफ एनी, receipt occurs when the electronic record enter the computer resource of the address। अब देखो इसमें ये भी बोल दिया कि अगर कंप्यूटर रिसोर्स को डेजिग्नेट नहीं किया गया स्पेसिफाइड टाइमिंग के साथ, कि टाइमिंग नहीं बता रखी एड्रेस ही ने कि कब तक मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो ये कब रिसिप्ट मानी जाएगी, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड कर दिया, जैसे ही वो कंप्यूटर रिसोर्स में आ गया, आपको पता है कि मेल आपको पहुंच चुकी है, उसके बाद आप साइन इन करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि टाइमिंग के साथ था। ठीक है, और एड्रेस ही ने क्या है, हैज नॉट डेजिग्नेटेड ए कंप्यूटर रिसोर्स अलॉन्ग विद स्पेसिफिक टाइमिंग, टाइमिंग पता ही नहीं उसने सामने वाले ने कि वो कब तक एक्सेप्ट करेगा, तो हम तो मानेंगे कि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमारी तरफ से भेजा हुआ माना जाएगा, हमें थोड़ी पता कि वो कब तक एक्सेप्ट करेगा, 5 घंटे में, 1 महीने में, 2 महीने में, वो पता ही नहीं रहा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हमने तो भेज दिया है तो इसका मतलब सामने वाले ने एक्सेप्ट कर ली होगी। अनलेस एग्रीड अदरवाइज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड टू बी डिस्पैच एट द प्लेस वेयर द ओरिजिनेटर हैज हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, इसका मतलब रजिस्टर्ड प्लेस हो गया, ऑफिस हो गया, एंड इज डीम्ड टू बी रिसीव एट द प्लेस वेयर द एड्रेसी हैज हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, और ऐसा माना जाएगा कि सामने वाले को रिसीव हो गया जहाँ पर उसका ऑफिस है, या आपको पता है कि आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आपको रिसीव माना जाएगा कि आपके घर पे आ गया है, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप घर पे पड़ा रहता है। If the originator or the addressee has more than one place of business, the principal place of business shall be the place of business। सीधी सी बात, if the originator or addressee does not have a place of business, his usual place of residence shall be deemed to be the place of business। तो अगर कोई रजिस्टर्ड प्लेस ही नहीं है या कोई बिजनेस का प्लेस ही नहीं है, तो जो आपका रेसिडेंस होगा वही जनरली माना जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है कि सर्टिफाइड अथॉरिटी कौन है, ये बोल रहा है कि ट्रस्टेड बॉडी है जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तरीके से क्या करती है, इशू करती है, उसको रिवोक कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, उसका रिन्यू करा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक अमाउंट देना पड़ता है पर्टिकुलर हर साल, या 2000 3000 पे देने पड़ेंगे, आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाता है, आपके पास वो पेन ड्राइव आ जाती है जिसमें एक तरीके से पासवर्ड प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर होता है, ताकि आप एक तरीके से पब्लिक की क्रिएट कर सको और जिस जिसको आपने रिकॉर्ड दिए हैं वो ऑथेंटिकेट करवा सको। तो जैसे मेरे पास रिकॉर्ड आया, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, तो वो ऑथेंटिकेट करा सकती है, पर उसके लिए उसको क्या चाहिए, वो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो किससे लेती है, एक तरीके से
सर्टिफाइड अथॉरिटी से लेती है, जो कि प्राइवेट की इशू करती है। क्या करती है? प्राइवेट की। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन जी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सर्टिफाइड अथॉरिटी मीन्स ए पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड ए लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो जिसको देखो आपको क्या है कि एक तरीके से लाइसेंस दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो सर्टिफाइड अथॉरिटी है। गवर्नमेंट के थ्रू इसके पास लाइसेंस है, ताकि ये क्या कर सकती है? डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकती है। किनको? उन कंपनीज को, उन बैंक को, ठीक है, उन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को जो आगे क्या करते हैं? आपको डॉक्यूमेंट देते हैं और उस पर डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो वो कैसे होता है? क्योंकि आपको कहाँ से मिला? इस सर्टिफाइंग अथॉरिटी के थ्रू मिला। तो ये बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर बिकमिंग सर्टिफाइड अथॉरिटी, एनी पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। देखिए, सर्टिफाइंग अथॉरिटी अलग है और कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी अलग है। कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करता है? वो देखता है कि आपको जो हमने लाइसेंस दिया है उसका आपने ढंग से यूज किया ही नहीं किया। आपने जिन भी कंपनीज बैंक को क्या कर रखा है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने जिन भी बैंक कंपनीज को वो सॉफ्टवेयर दे रखा है डिजिटल सिग्नेचर का, वो सही ढंग से दिया ही नहीं, देखना दिया है। वो कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो यार ना, सीए अलग है और सीसीए अलग है। तो सीसीए कौन है? सीए से ऊपर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से ऊपर। तो वो जनरली क्या करता है? कंट्रोलर लाइसेंस देता है फॉर ए लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड ही फुलफिल द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट with respect to qualification, expertise, manpower, financial resource and other infrastructure facilities which are necessary to issue इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। देखिए, ये कंपनीज बड़ी बड़ी होती है, आपको पता है। तो कंट्रोलर क्या देखेगा कि जो भी सर्टिफाइड अथॉरिटी है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उसके पास रिसोर्सेज होना चाहिए, उसके पास मैन पावर होना चाहिए, उसके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे हम उसको लाइसेंस दे सके, जिससे वो आगे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो सर्टिफिकेट इशू कर सके या डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड कर सके। तो ए लाइसेंस ग्रांटेड फॉर इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 5 years एंड इट इज नॉट ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बेटे को मिला तो उसके आगे उसके बेटे को मिलेगा, या एक फादर को मिला तो बेटे को मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। और ये ट्रांसफर किया भी नहीं किया जा सकता। और जो लाइसेंस है वो 5 साल तक के लिए वैलिड रहता है। द लाइसेंस सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि आईटी रूल्स 2000 में बताई गई है। फिर देखिए, बोल रहा है एवरी एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ लाइसेंस शैल बी इन मेड इन फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में दे रखा होगा, मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द प्रोसीजर विद रेस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, पेमेंट ऑफ फी ऑफ 25,000 रुपीज एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है तो आपको 25,000 रुपये की फीस गवर्नमेंट में जमा करानी है, तो आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी बन जाओगे। वो भी जो भी रूल्स प्रोसीजर है वो सारे के सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे, याद रखना। फिर देखिए, लाइसेंस के रिन्यूअल की बात कर रहा है। तो बोल रहा है सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस नॉट लेस देन 45 डेज बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस। तो बोल रहा है कि जैसे एक्सपायरी हो गई उसके 45 दिन के अंदर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड कंप्लाई ऑल द रूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2000 विच आर अप्लाइड इन केस ऑफ फ्रेश एप्लीकेशन फॉर बिकमिंग सर्टिफाइड अथॉरिटी। देखिए, हर जगह होता है, आपको पता है कि अगर आपका जैसे मेरे पास RSAT का सेंटर है कंप्यूटर का, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा? हर साल रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे मेरे पैसे नहीं लग रहे हो। जरूरी नहीं कि पैसे लगें, जरूरी नहीं, इसमें क्या पता पैसे लगते हो, तो वो तो अलग से प्रोसीजर है और कभी भी एग्जाम में आएगा भी नहीं कि पैसे कितने लगते हैं, क्या लगते हैं, ऐसा कभी पूछा नहीं जाएगा। तो आपको देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर आप लेट कर देते हो तो आपके पास एक तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि आपने लेट क्यों करा। 45 डे से ज़्यादा का टाइम भी दे सकता है कंट्रोलर, लेकिन कब? अगर वो आपने सफिशिएंट रीजन दे दिया कि आपने क्यों प्रिस्क्राइब फीस जमा नहीं कराई, तो वो जैसा समझे, जो कंट्रोलर जैसा समझे, कंट्रोल क्या कर सकता है? रिजेक्ट भी कर सकता है या आपको ग्रांट भी कर सकता है कि हाँ, आपका जो रिन्यूअल है हम आपको वापस से दे देते हैं। मोस्टली केसेस में तो रिन्यूअल दे ही देते हैं ना। तो ये पार्ट आ गया। फिर आपको बोला सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी फॉर इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो देखिए, वही अगर आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है, फॉल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है, आपने जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थी वो ढंग से प्रोवाइड नहीं करी, तो उस केस में आपका जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। यानी रूल्स रेगुलेशन को अगर आपने फॉलो नहीं करा। लेकिन याद रखना कि सर्टिफाइड जो भी अथॉरिटी है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जब भी उसका लाइसेंस रिवोक किया जाएगा या कैंसिल किया जाएगा, उससे पहले उसको प्रॉपर एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपको सुना जा रहा है, ठीक है। तो वो सारा पार्ट इसमें गिवन है, एक बार पढ़ के देख लेना। मेरे हिसाब से ज़्यादा काम का नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा भी नहीं और ज़्यादा चांस भी नहीं होगी। अगर स्टेटमेंट में बनेगा भी तो लोगों को वैसे ही पता चल जाता है। फिर बोल रहा है कि सर्टिफाइड अथॉरिटी को क्या करने पड़ेंगे? सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे कि किस तरीके से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है प्रोसीजर को यूज़ करना है, ताकि एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर हो सके और उसका मिसयूज ना हो। अब देखो, इसमें ये दे रखा है, तो यहाँ पे कोई एग्जाम में आएगा कि नहीं?
लेकिन क्या है कि पॉइंट थे इसलिए मैंने कवर करा दिया, जहाँ से मैंने लिए तो उसमें इतने सारे पॉइंट थे। अब मुझे नहीं लगा कि कौन कौन से पॉइंट लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, इसलिए मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए। डिस्क्लोजर बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी, एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल डिस्क्लोज इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। एक अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा। एनी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट रेलिवेंट देयर टू, क्योंकि सामने वाला जब भी क्या करेगा, सर्टिफाइड अथॉरिटी के पास जाके सॉफ्टवेयर लेगा, या आपको पता है कि वो पेन ड्राइव लेगा, तो उसको एक तरीके से क्या चाहिए, मैं बोल सकता हूँ कि सेटिस्फेक्शन चाहिए कि सामने वाला ऑथोराइज्ड है। तो आप सामने वाले से क्या मांग सकते हो, एक सर्टिफिकेशन मांग सकते हो कि आपके पास गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दिया है नहीं दे रखा। तो आपके पास एक तरीके से क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट टंगा हुआ रहता है, एक सर्टिफिकेट टंगा हुआ रहता है, हाँ, कि हमें लाइसेंस दिया हुआ है, तो आप सामने वाले को प्रोवाइड कर सकते हो। नोटिस ऑफ रिवोकेशन और सस्पेंशन ऑफ इट सर्टिफाइंग ऑथोरिटी सर्टिफिकेट इफ एनी अदर फैक्ट दैट materially and adversely affect either the reliability of electronic signature certificate which that authority has issued or authority's ability to perform its services, तो वो सारा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी एनी इवेंट हैज अकर्ड और एनी सिचुएशन हैज अराइजन which may materially and adversely affect the integrity of its computer system or condition subject to which a electronic signature certificate was granted, then the certifying authority shall use reasonable effort to notify any person who is likely to be affected by that occurrence or act in accordance with the procedure specified in its certification practice statement to deal with such event or situation। देखिए, जहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कोई गलती करी है या एक तरीके से उससे कंप्यूटर सिस्टम की इंटीग्रिटी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, या कोई भी कंडीशन आ गई जिससे सामने वाले जिसको लाइसेंस दिया गया है या जिसको एक तरीके से सॉफ्टवेयर आपने इशू करा है किसने, सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने, उसको फर्क पड़ सकता है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बतानी पड़ेगी, जो भी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग। अब बताइए एग्जाम में आएगा तो पता नहीं कर सकते कि, आप आराम से पता कर सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में होगा तो आपको पता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देखो, इन्फॉर्मेशन कोई भी छुपाएगा नहीं, तो आपको पता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी जो कि कंप्यूटर सिस्टम की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो आपको पता है कि ये आईटी एक्ट 2000 जैसी अमेंड हुआ, सेक्शन 17 जोड़ा गया, तो उसमें क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट ए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड सच नंबर ऑफ डेप्यूटी कंट्रोलर एंड असिस्टेंट कंट्रोलर एज इट डीम्स फिट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। अब इनका क्या काम क्या होगा, तो देखिए काम ये होगा, ये बता रखा है फंक्शन क्या क्या है। एक्सरसाइज सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। आपको पता है कि अगर वो सॉफ्टवेयर दे रहा है क्लाइंट को या कंपनीज को, बैंक्स को, जो भी पेन ड्राइव से रिलेटेड सॉफ्टवेयर दे रहा है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो बताएगा। प्रॉपर क्लाइंट को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अगर वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं कर रही तो कंट्रोल क्या कर सकता है, उसका जो भी लाइसेंस है वो कैंसिल कर सकता है। देखिए, सर्टिफाइंग पब्लिक कीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बाद जो पब्लिक की है जो कि वो क्लाइंट को देगा उसको सर्टिफाई करना। लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, देखिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो कि एक तरीके से इशू कर रही है सॉफ्टवेयर, तो उनको भी कुछ रूल प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो कंट्रोलर बताएगा। टाइम टू टाइम एक तरीके से उनकी मीटिंग होगी, उसके थ्रू बताता जाएगा, जो भी नए चेंजेस आए वो भी बताते जाएंगे। स्पेसिफाइंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विच एम्प्लॉयज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शुड पजेस, तो इसका मतलब क्या है, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिनके उनके जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कंट्रोलर बताएगा। फिर बोल रहा है स्पेसिफाइंग द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट देयर बिजनेस, specifying the content of written, printed, or visual material and advertisement that may be distributed or used in respect of digital signature certificate and the public key, specifying the form and content of digital signature certificate and the key। तो बोल रहा है कि जो की है या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, साथ में बोल रहा है कि स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड द मैनर इन विच अकाउंट शैल बी मेंटेन बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैसे अकाउंट मेंटेन करेगी वो भी पर्टिकुलर फॉर्म बता रहा है। कौन बता रहा है, कंट्रोलर बता रहा है। स्पेसिफाइंग द टर्म एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच ऑडिटर में बी अपॉइंटेड एंड द रेमुनरेशन टू बी पेड टू देम, तो ये बोल रहा है कि सर्टिफाइंग ऑडिटर कौन से ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, उसको क्या रेमुनरेशन दिया जाएगा, वो भी ये बता रहा है। तो आप देख सकते हो कि सारा इसमें पार्ट दे रखा है। तो एक बार पढ़ के देखिए, सब में ये दे रखा है स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट देयर डीलिंग विद द सब्सक्राइबर, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपने क्लाइंट के साथ कैसे डील करेगी वो भी मैंने बता रखा है। कोई भी इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सब्सक्राइबर के बीच में, कोई भी इशू हो गया, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पार्ट हो गया, कोई भी डिस्प्यूट हो गया, उसको कैसे रिसॉल्व किया जाएगा। लेइंग डाउन द ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मेंटेनिंग ए डेटाबेस कंटेनिंग द डिस्क्लोजर रिकॉर्ड ऑफ एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी। फिर अथॉरिटी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एस में बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन विच शैल बी एक्सेसिबल टू पब्लिक, तो इसी तरीके से बोल रहा है कि जो भी रेगुलेशंस है जो कि पब्लिक द्वारा एक्सेसिबल किए जा सकते हैं वो सारे की सारी अथॉरिटी कंट्रोलर बताएगा। क्या बताएगा, कंट्रोलर बताएगा।
फिर बोल रहा है रिकग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब देखिए बोल रहा है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या कर सकता है, रिकग्नाइज कर सकता है, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी। प्रोवाइडेड द फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी फुलफिल द प्रिस्क्राइब कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन वेयर एनी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज रिकग्नाइज द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय सच सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल बी वैलिड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। अब देखिए सिंपल सा पार्ट है कि अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी फॉरेन, तो वो क्या करेगी, उस रूल्स को फॉलो करेगी जो कि कंट्रोलर ने इशू करे। और कंट्रोलर को वो कहाँ से एक तरीके से अथॉरिटी मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रायर अप्रूवल दी हुई है उस कंट्रोलर को, तब जाके ही जो फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। द कंट्रोल में इफ ही सेटिस्फाइड दैट एनी सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज कॉन्ट्रावेंट एनी ऑफ द कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू विच इट वाज ग्रांटेड रिकॉग्निशन, ही मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट रिवोक सच रिकॉग्निशन। अब बताइए क्या बोल रहा है कि अगर कंट्रोलर ने जो बता रखा है कि फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को हमने रिकॉग्नाइज किया है, उसको ये रूल्स को रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता, कॉन्ट्रोवेन करता है, तो कंट्रोलर क्या करेगा, उसके जो भी लाइसेंस है, जो भी उसको दिया गया है, उसको क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। यानी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी की जो भी रिकॉग्निशन है उसको रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। अब देखिए आगे जो पार्ट आएगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का और कुछ पेनल्टीज का पार्ट, वो अगली वीडियो में कवर करूंगा। मेरे हिसाब से अभी का पार्ट इतना सफिशिएंट था। वैसे देखो क्या है कि ये जो पार्ट है मेरे हिसाब से एग्जाम में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट आपको ऊपर ऊपर के बताए हैं तो वो एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ बोल नहीं रखा, मेन प्रोविजन बोलता है, तो मुझे लगता है कि क्या कवर कराऊँ, कितना सारा पार्ट है। अब देखिए जैसे चेयरपर्सन होगा साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, क्या पता वो आ जाए। आपको मैंने ऊपर आईटी एक्ट से रिलेटेड बताया कि कब वो एनफोर्स हुआ, अक्टूबर में। वैसे अमेंडमेंट एक्ट आया 2008, वो भी आप पता कर लीजिए कि कब अमेंडमेंट आया, या गूगल पे सर्च कर लीजिए, क्या पता अगर मैंने नहीं दिया हो। तो इस तरीके से पॉइंट आ सकते हैं। कंपोजिशन क्या रहेगी साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की, वो जनरली आ जाएगा। फिर देखिए पेनल्टी का पार्ट भी आ गया कि सेक्शन 66 इसमें क्या क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा कि क्या ऑफेंसेस पेनल्टी रहेगी, 65 से 67 में दे रखी है। देखिए जैसे 43A में दे रखी है, फिर 44 दे रखी है, ये आगे कवर करेंगे अगली वीडियो में। 65 दे रखी है, 66A दे रखी है, ये एग्जाम में आ जाता है। ओके, तो ये जरूर याद रखना, क्योंकि देखो आप किसी को क्या करते हैं, मैसेज भी सेंड करते हो, जानबूझ के उसको ऑफेंड करते हो, जानबूझ के गालियां बकते हो, बुली करते हो, तो वो भी जनरली इसमें इंक्लूड है। व्हाट्सएप पे आप उसको अश्लील मैसेज भेजते हो, कई जने पॉर्न मैसेज भेज देते हैं। अब मैंने ऐसे बोल दिया तो आपको पता है कि ये सारे टर्म आपको पता है। आप क्या करते हो, किसी की कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करते हो, या आपके पास एक्सेस है, आप किसी को हेल्प करते हो, वो भी जनरली इसमें पार्ट आ जाएगा और वो भी ऑफेंसेस में आएगा। तो वो सारा इसमें दे रखा है जो कि अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।